सोनीपत में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस बीच बीजेपी लगातार जोरों शोरों से अपना चुनाव प्रचार कर रही है। कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी ढूंढ नहीं पाई है। तो चलो अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि आखिर बीच में जनता के जाकर इनको कैसा लग रहा है और क्या कुछ नए वादों के साथ बीजेपी मैदान में है और कांग्रेस का इस बार कौन सा पलटवार होने वाला है जो आने वाले समय में हो सकता है कि बीजेपी पर भारी पड़ जाए। आपका नाम सर? मैं डॉक्टर राजेश दहिया हूँ, किसान मोर्चे का उपाध्यक्ष हूँ और कानूनी सलाहकार हूँ जो किसानों की समस्याएं होती है उनका निवारण करते हैं। अभी लोकसभा चुनाव होने हैं और सबसे बड़ा मुद्दा किसान ही है हरियाणा में, क्योंकि काफी टाइम रहा है ये मुद्दा किसानों का। हरियाणा पंजाब के किसान सड़कों पर थे, तो इसमें चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है? देखो जी, चुनाव में किसान जो बॉर्डर पे थे उनकी जो डिमांड थी कानून वापस करने की, वो मोदी जी ने मान ली थी। उसके बाद हम किसानों ने सबका धन्यवाद किया था। फिर हमारा मुद्दा दूसरा एमएसपी की कमेटी बना दी थी, उसका अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अब लेटेस्ट मुद्दा हमारा ये था तार जो ज्यादा बिजली के नारा गांव में पंचायत हो रही थी पर तो उसमें हमारे जो माननीय मोहन लाल जी हैं वो विधायक भी हैं राय से और लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, इन्होंने संज्ञान लिया और उसी दिन सीएम साहब से बात करके वो काम बंद करवा दिया है। अब उसकी जो कमेटी है वो भारत सरकार का जो सेक्रेटरी होता है उसके पास मीटिंग होगी, हरियाणा सरकार से किसी वास्ता नहीं रहेगा। और उसके बाद यहाँ गोहाना में जो धरना चला था किसानों का, सत्यपाल नरवाल जी जो किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, उनके 6000 किसानों का जो फसल बीमा योजना का जो पैसा था जो अटका पड़ा था 2 साल से, जिसमें डीसी ने भी उनकी बात मानकर डायरेक्टर को भेज दिया था, उसको भी मोहनलाल जी ने रिकमेंड करके सीएम साहब को बोल दिया उनका पैसा रिलीज कराने के लिए। तो मोहनलाल जी जो हैं वो इस तरह के प्रत्याशी हैं कि वो तुरंत काम करते हैं, ऑन द स्पॉट काम करते हैं और किसानों के तो बहुत ही हमदर्द हैं, सरल स्वभाव के हैं। और अब उम्मीद करते हैं कि अगर वो यहाँ से संसद में जाते हैं तो जो हमारे किसान भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है, जो मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ, तो सोनीपत में हमारा जो राजीव गांधी सिटी में है उसमें हुड्डा साहब ने हमारी सबकी जमीनें एक बार कर ली थी। जो हमारी जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए पर एकड़ है वो 15 लाख रुपए पर एकड़ हिसाब से दी थी, जो आज तक भी हम कोर्टों में धक्के खा रहे हैं। मेरी खुद की जमीन हुड्डा साहब ने एक बार की थी, जो 2005 से आज 2024 में मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ। तो ये जो कांग्रेस की जो सरकार थी उसने किसानों को लूटने का काम किया था। जो जमीन उनको पसंद आ गई उस पर उन्होंने सेक्शन 4 लगा दिया था, फिर अपने जो खास चाहते थे उनको रेगुलेट करके वो सेक्शन 4 हटा दिया था। तो बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ ऐसा कोई छल कपट नहीं किया है, जो वादे किसानों से किए हैं वो पूरे कर रहे हैं। जैसे 6000 जो देते हैं किसानों को पर एकड़ के हिसाब से, वो हर साल 6000 उनके अकाउंट में पहुंचते हैं। बीच में जो दलाल थे वो सब खत्म कर दिए हैं। तो हम जो किसान हैं वो बीजेपी के साथ आज की डेट में संतुष्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि मोदी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और मोहनलाल जी जो है संसद में जाके हमारे जो किसानों के बचे हुए मुद्दे हैं उनका निवारण करें। और जो हमारा एमएसपी और भूमि अधिग्रहण, ये 2 मुद्दे हमारे बहुत सख्त हैं, इनके बारे में संज्ञान लिया जाएगा। और मोहनलाल जी ने विश्वास दिलाया कि अगर ये संसद में गए तो हमारे दोनों मुद्दों को हल कराएंगे। ये जो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है, इस पर कहती है जनता कि बीजेपी कभी खुलकर बात नहीं करती है। देखो जी, महंगाई का मुद्दा तो इसलिए है कि जो जब विकास हो रहा है तो खर्चे बढ़ रहे हैं। तो महंगाई तो आज तक ना तो इंदिरा ने कम करी, ना कांग्रेस कम कर गई, ना मनमोहन जी तो बहुत तगड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनसे भी महंगाई कम नहीं हुई। तो महंगाई कंट्रोल में है, कम अभी आगे भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि खर्चे और जो विकास के काम होते हैं उसमें खर्चे लगते हैं तो उससे बजट बढ़ता है। और रही बेरोजगारी जो है वो ये एक भ्रम है, क्योंकि हरियाणा सरकार में जब हम एचसीएस का पेपर देते थे तो वहीं पर ये सट्टा लग जाता, भी 2 करोड़ लेंगे, या फिर मेंबर एचपीएससी जो होते थे वो अपनी लड़कियों की शादी जबरदस्ती करते थे। जो एचसीएस लेट होता था, पहले डील होती थी भी शादी करोगे तो हम आपको एचसीएस लगाएंगे। और अब ये है कि आपका सिलेक्शन फेयर है, एक गरीब का बच्चा भी वो आपका अधिकारी बन सकता है। ऐसे ही एक गरीब का बच्चा पार्टी में टिकट ले सकता है। जैसे मोहनलाल जी जो हैं एक नीचे से उठ के आए हैं जिनको टिकट दिया लोकसभा का। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, वो देखते हैं कि तेरा दादा मंत्री था, तेरा बाबू मंत्री था, जैसे कि दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा है, रणवीर हुड्डा है, मतलब एक पीढ़ी चली जाती है। हमारे राय हल्का में जैसे जयतीर्थ है, रजग्राम था, ऐसे चला आता है। तो वो कांग्रेस में एक जो है ना वो परिवारवाद है और उससे वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और आज की डेट में जो कांग्रेस का उम्मीदवार भी नहीं आया है, अभी वो 3 गुट लगे हुए यहाँ पर। हुड्डा साहब किसी को प्रेशर देते हैं, उधर से दूसरा गुट चीज देता है, तो उनमें ये खींचतान चलती रहेगी। और आगे भी ये जो कैंडिडेट आएंगे उसमें भी उनको हराने का काम करेंगे। तो कांग्रेस का तो अपने आप में ही जो घमासान मचा हुआ है वो एक भीतर घात लगा लो और वो विपक्ष को कमजोर कर रहा है। तो बीजेपी सरकार जो बनेगी तो हमें उम्मीद है कि ये हमारे किसानों के साथ न्याय करेगी और अच्छा जो काम करेगी। और जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी जो रोजगार निकलेंगे उसमें फेयर सिलेक्शन होगा, किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये जो बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बांटने का जो काम किया है, इसमें यहाँ हरियाणा में कितना असर है? देखो, इसमें मैडम उन्होंने अटल केंद्र से जो फॉर्म अभी सबमिट कराए हैं, उसमें एक जो मकान की कीमत 4.5 लाख रुपए करीब रखी है, जिसमें 50,000 रुपए जमा कराने हैं और 4 लाख का जो है ब्याज जो है वो आसान किस्तों पे होगा। तो जितने भी जो गरीब हैं उन सबको वो घर मिलेंगे, जो अलग से 1 रूम सेट टाइप है, जिसमें एक बाथरूम, लैट्रिन, किचन सब मतलब पूरी फैसिलिटी है। तो वो सिर्फ गरीबों के लिए। देखो मैडम, ईडी एक विभाग है, मैं भी इनकम टैक्स में रहा हूँ, डायरेक्ट लेवल से मैं वीआरएस लेके आया था। हमें जो कार्य किया जाता है वो हम एक जांच करते हैं, उसमें जो पाया जाता है, अब जैसे केजरीवाल है, ये शराब घोटाले में ये बिल्कुल पूरी तरह से लिप्त है। क्योंकि मैंने भी कोशिश की थी किसी आदमी को भी, दिल्ली शराब व्यापारी क्या करते हैं, तो जो जोन बनाए थे, जिसमें एक जोन जो है उसमें अपने ठेके अलॉट करेगा, बिल वहां से कटेंगे। तो ईडी तो इनके साथ निष्पक्ष काम कर रही है, उसमें सरकार का क्या लेना देना है? उसमें बीजेपी के आदमी पकड़े जा रहे हैं। पीछे वहाँ जुड़ानगर में एक बीजेपी का वर्कर था, उसके घर में ईडी रेड पड़ी थी। ईडी का मतलब ये था कि आपके साथ आपने जो गलत तरीके से धन कमाया है, उसमें आपको वो गिरफ्तार कर दिया। अच्छा, ये जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है, क्या ये सच में घोटाला हुआ है या फिर ये चुनाव के वक्त किया गया षड्यंत्र है? देखो मैडम, ये एक बहुत घोटाला था, जिसमें ईडी ने बहुत देर कर दी उसको अरेस्ट करने में। उसको तो पहले जब समन किए थे, दूसरे तीसरे समन उसको अरेस्ट कर लेते थे। उसको जो 10 समन दिए वो बहुत बड़े उसके साथ रियायत की थी। इसी प्रकार जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, जिनके साथ अभी ईडी ने या सीबीआई ने उनको छोड़ रखा है, या न्यायालय में उनके खिलाफ जांच आरोप सिद्ध हो चुके हैं, फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। ये भी एक, मैं तो समझता हूँ जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उन सबको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार तो करके और अंदर भी डाल देना चाहिए। जैसे कि फास्ट ट्रैक में होता है जो गैंग रेप या वो बच्चों के साथ, छोटों के साथ होता है बिफोर एज में, तो इनको फास्ट ट्रैक के केस चला के इनको अंदर डालना चाहिए। अच्छा, अगर सोनीपत की बात करें या पूरे हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी को कितना वोट हासिल होने वाला है? देखो, सोनीपत का तो हमारा जो मोहनलाल जी वो अच्छे मार्जिन जीतेगा। बाकी जो और जो 9 हल्के हैं उसमें वो विपक्ष किसको देता है उसको हम कह नहीं सकते। एक कैंडिडेट उनका आया है, वो आप पार्टी का कुरुक्षेत्र से, वो बुरी तरह हारेगा। बाकी 8 हल्कों में हमारे कैंडिडेट तो आ चुके हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के कैंडिडेट आए नहीं है, तो उसके हिसाब से हुआ क्या निर्णय होता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि 10 के 10 जो बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा, कांग्रेस का क्या इस बार क्या ये इन्होंने ये मतलब साजिश है, ये क्या है बीजेपी के खिलाफ कि अभी तक कैंडिडेट ही नहीं उतारा है? उनकी भीतर लड़ाई है मैडम जी, जो उनकी आपसी लड़ाई है ना, वो जैसे हमारे सोनीपत से कुलदीप शर्मा जी हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने लड़के को करनाल से एमपी बना दूं। कभी सोचते हैं सोनीपत से मैं एमपी बन जाऊं। जैसे हमारे हुड्डा साहब थे कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को एमपी बना दूं, सोनीपत से मैं एमपी बन जाऊं। तो इसी चक्कर में उधेड़-बुन में कांग्रेस वाले पड़े हुए हैं सभी। जैसे सुरती चौधरी को चाहते हैं वहां से एमपी बना दूं, राव दान सिंह हुड्डा साहब चाहते हैं एमपी बना दें। तो कांग्रेस में जो गुटबंदी है, इसके चक्कर में वो अभी तक टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए हैं, और आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें भी वो एक दूसरे को हराएंगे। तो यानी कि हरियाणा में बीजेपी का तय है आना? 10 के 10 सीट का तय है आना बीजेपी का। अगर आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद पर देखे तो मोदी के बाद बीजेपी में ऐसा कौन हो सकता है जिसे जनता पसंद देखो, करे? बीजेपी में मैडम सभी कार्यकर्ता पद के किसी को पार्टी बना सकती है, उसमें कोई भी हो सकता है, योगी भी हो सकता है, और भी भतरे हैं, नितिन गडकरी है, और है बहुत लीडर है बीजेपी में। जबकि कांग्रेस में तो राहुल के अलावा कोई है ही नहीं, और राहुल पीएम के लायक ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के डूबने का कारण आखिर है क्या? मैडम, कांग्रेस के डूबने का कारण तो क्या बताएं आपको, परिवारवाद लगा लो। जैसे देश में एक बड़ा पप्पू है और प्रदेश में हमारा छोटा पप्पू है। क्या मतलब है, राहुल गांधी से आगे कांग्रेस सोच नहीं रही है? नहीं, है ही नहीं मैडम, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। राहुल के अलावा उनके पास कोई लीडर नहीं है। हरियाणा में छोटा पप्पू है और देश में बड़ा पप्पू है। वो जब तक रहेंगे कांग्रेस का बंटाधार होता रहेगा। अब छोटा पप्पू आपको पता ही होगा कौन है। और क्या कह सकते हैं भाई, हमारा एक पुराना इतिहास देखो मैडम जी। हस्तिनापुर एक बहुत बड़ा प्रदेश में राज होता था, जिसमें धृतराष्ट्र था। उसने अपने दुर्योधन बेटे को राजा बनाने के लिए पूरा राष्ट्र का विनाश कर दिया था। तो ये अपने बच्चे को सीएम बनाने के चक्कर में पूरी कांग्रेस का बंटाधार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये उनका सपना कभी पूरा होगा? कभी नहीं होगा मैडम, कभी सपना पूरा नहीं होगा। सपने सपने रह जाएंगे उनके। आपको देखो, जब प्रधानमंत्री पद होता था तो मैं किसी का नाम नहीं लेता था, लेकिन एक नेता ऐसा था जो प्रधानमंत्री बन नहीं पाया, उसकी डेथ ही हो गई थी। और उसके बाद 3 प्रधानमंत्री में फटाफट जिनको सोच भी नहीं सकते हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो सोच रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कभी सपना पूरा नहीं होगा। धन्यवाद आपका, आपने अच्छा समय दिया और हमारी जनता को कुछ बताने की कोशिश की कि हमारे सरकार में क्या चल रहा है और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। धन्यवाद आपके चैनल का भी, और आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। धन्यवाद।
तो ये आदर्श भारत की टीम है। सोनीपत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बीच आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हम आपको पूरे हरियाणा के हालचाल से रूबरू कराएंगे कि आखिर इस बार बीजेपी को लेकर जनता क्या सोच रही है और कांग्रेस में कौन सा अंतर्कलह चल रही है।